गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग एसएसटी की पैडागोजी देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्या कहते हैं कि इतिहास बहुत उबाऊ होता है, बहुत बोरिंग है, उसमें डेट्स रटनी पड़ती हैं। वैसे ही जो नागरिक शास्त्र है उसको भी बच्चे लेकर के कहते हैं यार ठीक नहीं लगता, बहुत आर्टिकल्स रटने पड़ते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इसको कैसे एक टीचर थोड़ा कि रोमांचक तरीके से बता सकता है कि बच्चे जो है ऊबे ना, बच्चों को मजा आए और बच्चे समझ भी जाएं। यानी कि बच्चे पढ़ भी लें और वो उनको ऊब भी ना लगे, उनको ऐसा फील भी ना हो कि उनके द्वारा पढ़ाई की जा रही है। ठीक है, बताइए। कह रहे हैं अमूर्त पक्षों पर कम महत्व दें। अगर आप अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि बच्चों को फिर उनके बारे में जानकारी भी अच्छी नहीं होगी। दूसरा, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या करें। तो उसकी जब आप विस्तृत व्याख्या करने लगेंगे तो बच्चे सो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। कह रहे हैं कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। अरे भैया ये तो और ही एकदम अजीब सा है। हाँ, लेकिन ये देखिए वास्तविक जीवन के जो एग्जाम्पल्स हैं और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप वहाँ पे ला करके फिर उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो उससे बच्चों में क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा, उनको लगेगा हाँ यार ऐसा होता तो है अपने घर में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। कल को जब आप टीचर बनेंगे तो ये सब आपको अपने जीवन में लाना भी पड़ेगा। तो देखिए नागरिक शास्त्र इट मीन सिविक्स, इसके नीरस विषय को वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल्स, किस्सों और कक्षा में वाद विवाद इनके माध्यम से छात्रों के लिए रोचक और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षिका का किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। बच्चों के लिए ना ये पाठ्य पुस्तक रटवाना और व्याख्या देना ये सब काम की नहीं होती है। ठीक है, ये हायर एजुकेशन में काम आता है, व्याख्या देना और व्याख्यान वगैरह देना। ठीक है, लेक्चर अगर आप छोटे बच्चों के सामने देना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सो जाएंगे, उनको आएगा जम्हाई और वो तुरंत सो जाएंगे। दूसरा, कह रहे हैं शिक्षिका अत्यंत सतर्कता के साथ पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। बताओ भला, ये सब करके भी बच्चों को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते, क्योंकि आप समझिए कि आपके सामने छोटे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे तो 14-15 साल तक के, और इतने साल के बच्चे बच्चे ही होते हैं। फिर देखिए, कह रहे हैं शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे देखते हैं कि इनके साथ साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और देख करके चीज़ों को सीखना, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो इस हिसाब से देखिए सी वाला एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षिका जो है वो अपने स्टूडेंट्स को युवा संसद में शामिल करती है। ठीक है, और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं, इनके साथ पाठ्य पुस्तक में जो दी गई विषय वस्तु है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करती है, और इससे फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बच्चे उसको समझ भी पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में कौन सा सबसे उचित है। ठीक है, यानी कि 4 टीचर्स हैं, चारों के द्वारा अलग अलग मेथड को यूज किया जा रहा है। आप बताओ इन सब में कौन सा बेहतर होगा, कौन सा सबसे सही आपके हिसाब से है। पहला देखिए है कि शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। ऐसे में तो बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग जब कि स्कूल जाया करते थे तो टीचर आते थे, कुर्सी पे बैठते थे, बढ़िया, जो सरकारी विद्यालय है उनकी बात बता रही हूँ क्योंकि मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ी हूँ ना। तो आते थे बढ़िया, बैठे रहते थे, कहते थे चलो सब कोई अपना अपना किताब खोलो, ये वाला पन्ना खोलो और इस क्लास कि इस वाले पेज को पढ़ो, जो ना समझ में आया पूछो। ईमानदारी से आप बताइए कि क्या आप कभी भी पढ़ करके कोई प्रश्न पूछे हैं? नहीं पूछे हैं भाई। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो चाहे जो पूछ ले, हम जैसे सामान्य जो बच्चे हैं जिन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है वो सभी ये सब काम नहीं करते फालतू का पूछने वाला। ठीक, तो ये तो बेकार है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहे हैं कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वो प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। बताइए,
क्वेश्चंस पूछ पूछ के पढ़ा रही हैं। तीसरा देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुपागमों से परिचित है और वो अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने। अब देखिए मिल गया आपको, जो प्लस पॉइंट है जहां पे आपको तुरंत टिक जाना चाहिए वो क्या है, भ्रमण कराना। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग वाला जो चीज़ है, आपने देखा होगा एनवायरमेंट में कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहते हो तो आप उन्हें एनवायरमेंट में ले जा करके चीज़ों को दिखाओ, समझाओ, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि आप ना अगर चाहते हो कि औद्योगिकरण को बच्चे समझें तो फिर उसके लिए ना भ्रमण कराने वाली जो योजना है वो थोड़ा ठीक ठाक मानी जाती है। समूहों में आप मुद्दों पे चर्चा करने, वाद विवाद करने के लिए बच्चों को बोल सकते हो। बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए फिर निष्कर्ष भी निकाल सकते हो। ये एक बेहतरीन जो है माना जाएगा तरीका कि हाँ बच्चों को सच में सिखाना चाह रहे हो। बाकी अगर केवल खाना पूर्ति करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक केस दिया गया है, आप पहले उसको पढ़ो, फिर उसके बाद उपरांत जो है क्या करना, प्रश्न का उत्तर देना। कह रहे हैं कि रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है, ठीक है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उसे संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अव्यक्त नहीं किया। दुनिया को देखने का रश्मि का ये जो नजरिया है उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वो कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है और वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा ना, आज भी बच्चों को छोड़िए, बच्चों के अलावा जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे जो बड़े लोग हैं, जब कोई आता है तो उनसे तुरंत ये पूछते हैं भैया आपका नाम क्या है। अगर वो केवल नाम बता दिया कि मेरा नाम राम है तो आगे पूछेंगे आगे। अगर आपने आगे नहीं बताया तो फिर वो समझ जाते हैं अच्छा बताना नहीं चाह रहा, मतलब ठीक आदमी नहीं है ये। तो वही वाली चीज़ है, वही वाली यहाँ पे सिचुएशन आपको रिप्रेजेंट की गई है। कह रहे हैं कि रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति, पहला देखिए, विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। दूसरा, इसका संकेत मतलब साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं जो है वो मतलब कि गलत नहीं है। ऐसा तो वैसे ही बेकार है क्योंकि ये सब गलत बात है। कह रहे हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है और समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। आप बताओ इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो हमें समझ आ रहा है भैया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो असमानता है उसको जारी रखने का ये काम कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, तो शिक्षिका का जाति पूछने का जो व्यवहार है वो समाज में जो भी व्याप्त भेदभाव और असमानता है उसको कक्षा में भी कायम रखेगा। आप जब किसी से पूछते हो ना भैया बताओ आपका नाम, उसके आगे आपका उपनाम यानी आपकी जाति क्या है, तो आप क्या कर रहे हो, वही मतलब कि कर रहे हो भैया कि आपके मन में जो धारणाएं बस गई हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से होनी चाहिए, वही वाला काम कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, असमानताओं को कक्षा में कायम रखता है जो एक समावेशी शिक्षक के लिए क्या है, उचित है क्या, बिल्कुल भी नहीं, सरासर अनुचित है। और आप भी जब कल को टीचर बन जाइएगा तो ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में हेल्प करेगा। ऑप्शन देखिए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी कठिन मतलब किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या फिर पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती। पुनरावृत्ति जो है बार बार जो चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है वो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला वाला एकदम सही हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ये होता है निदानात्मक परीक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या करें, हाँ अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। अभी ज्योग्राफी मैराथन जो हमने ली थी उसकी पीडीएफ नहीं गई है, उसको हम भेज देंगे जल्द ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में पहुंचे, और लाइक वाइक तो आप कर ही दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है। कह रहे हैं तथ्यों मतलब तथ्यों का स्रोत लेख, या फिर प्रतिपुष्ट तंत्र, या क्रियान्वयन, या फिर योजना। बताइए कौन सा हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो हम सबको पता है भैया फीडबैक वगैरह तो जरूरी ही है, क्रियान्वयन भी जरूरी है, योजना भी जरूरी है, लेकिन आप देखिए तथ्यों का जो श्रुत लेख है ये ठीक नहीं है भैया। फैक्ट्स वगैरह का क्या ही रट के आप करोगे। तो सामाजिक विज्ञान में समझ और जो विश्लेषण है वो इंपॉर्टेंट होता है। केवल तथ्यों को सुनना या उनको लिखना या रटवाना ये सब ठीक नहीं होता है, ठीक है, ये एनसीएफ के खिलाफ है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको रॉन्ग बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण और विस्तार करता है।
ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा जा रहा है तो ये तो उत्तर होगा नहीं। फिर देखिए, कह रहे हैं चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं। अब लो भैया, क्यों वैज्ञानिक नहीं है? तो यही वाला गलत हो जाएगा। वैसे भी जब आपसे नहीं करके कुछ पूछा जाए ना, तो आप पहले क्वेश्चन में खोजा करिए कि जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें क्या नहीं से संबंधित कोई स्टेटमेंट है। नहीं से संबंधित अगर कोई स्टेटमेंट है तो वही मतलब उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। हाँ भाई, बिल्कुल रखता है। तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन बी वाला गलत है और इसका उत्तर भी यही बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? बताइए फटाफट। तो ध्यान से देख लीजिए, कौन सा संप्रेषित नहीं करता है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऐसा थोड़ी ना है। ये उत्तर हो जाएगा भैया, भाषा की सार्थकता कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन ए गलत है। तो ध्यान रखिएगा, गलत है। क्यों? क्योंकि भाषा हर विषय को समझने का माध्यम होता है। सामाजिक विज्ञान में भी अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए जो लैंग्वेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर लैंग्वेज पता चला आप बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, ऐसे ऐसे शब्द ला रहे हो जिनका ना तो आपको सिर पता है ना पैर पता है, फिर आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? भाई भाषा की जो है महत्ता ना हर विषय में होती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपने रहने का स्थान चेंज कर देते हैं। ये आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाएगा या किस प्रकार परिवर्तित करेगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह का जो प्रश्न है जब आप बच्चों से पूछ रहे हो तो बताइए ये बच्चों को क्या बनाएगा? ये प्रश्न विद्यार्थियों को कम आत्मवादी बनाएगा, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। दूसरा, यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा, ये बात गलत है, बल नहीं देना है विद्यार्थियों पे, तो दूसरा नहीं होगा। कह रहे हैं कि ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में हेल्प करेगा। तो हाँ, ये बात सही हो जाएगी। जब आप बच्चों को कहते हो कि बच्चों आप सोचो कि अगर आप आज से बहुत मतलब कि 100 साल पहले एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे लोग खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, तो आपके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो कैसे होंगे? अगर आप इस तरह का प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हो तो आप समझिए कि बच्चों को ना एक नई परिस्थिति में सामंजस्य कैसे बिठाना है, ये समझने का तरीका आप उन्हें सिखा रहे हो। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। कह रहे हैं कि कक्षा में लैंगिक भूमिका यानी जेंडर रोल्स के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? बताइए। कहेंगे चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ये तो सरासर गलत बात है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स वाली चीज है, इसको बिल्कुल नहीं कहना है। कह रहे हैं समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, तो क्या ये काम करना है? तीसरा, कह रहे हैं कि घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, तो ये वैसे ही गलत बात है। आज देखिए हम लोगों के साथ यही तो होता है, घरेलू काम को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाता, जो कि सरासर गलत है। तो ये तो गलत हो गया। कह रहे हैं स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है, ये भी गलत है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाली चीज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है भैया, बी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा कि समाज में व्याप्त जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है इसको सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी ठीक है, मतलब समझाइए बच्चों को भैया जेंडर स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, कुछ आप उसको एग्जांपल्स वगैरह भी दे सकते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक यानी क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? रॉन्ग बताना है आपको। पहला देखिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो भाई ये तो उनके क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करेगा, तो ये बात तो है। ये देखिए, बंद उत्तर वाले प्रश्न यानी कि जो यस नो टाइप के प्रश्न होते हैं वो इसका उत्तर हो जाएगा कि आपने पूछा कि भैया आपने खाना खाया, तो या तो वो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, मुड़ी हिला के हाँ कर देंगे या तो मुड़ी हिला के 2 बार कह देंगे नहीं। तो इस टाइप के जो प्रश्न है ना वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जैसे अगर आपने पूछ लिया कि भारत देश कब आजाद हुआ था, तो उनको पता है, एक ही लाइन में उत्तर दे देंगे, तो ये भी क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, हाँ आप ये पूछ सकते हो 1857 की क्रांति में वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ विद्यमान थी जो 1857 की क्रांति हुई, तो फिर बच्चे सोचेंगे अरे यार ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि आपने पढ़ाया तो होगा ही, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक हर तरह के कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के पीछे। तो फिर वो सोचेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तब तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी। अब अगर आप पूछना स्टार्ट कर दिए 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो ये तो एक लाइन का है, इवन एक शब्द का है उत्तर। तो यहाँ पे जो है इसी को कहते हैं बंद प्रश्न वाले, मतलब बंद उत्तर वाले प्रश्न, और ये कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। अनुचित इट मीन्स रॉन्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। उचित, अनुचित, ये सारी शब्दावलियों पे एकदम दिमाग मतलब कंसंट्रेट करके रखिए, क्योंकि यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग एग्जाम में करते हैं और फाइनली मेरिट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। पता चलता है कि मैम सर मेरा तो 90 में मात्र 2 नंबर कम रह गया। तो ये जो 2 नंबर कम रह गया ना, ये यही माइनर मिस्टेक्स ही हैं जो हमको बहुत भीड़ से पीछे कर देती हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। तो भाई ये तो सही बात है, और हमसे अनुचित पूछा जा रहा है, तो अनुचित ये है नहीं। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी देखिए राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। अब बताओ भला केवल और केवल ये जान करके बच्चे क्या करेंगे? ये तो रोड लर्निंग वाली चीज हो गई ना, तो यही गलत है और हमसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को औद्योगिकरण पढ़ाते समय एक गतिविधि करवाती है। बच्चे तभी प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बताइए, उन्हें पाठ योजना को पूरा करने के लिए मतलब करवाती है, या फिर शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए काम करती है। दिखावे के लिए करके क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। कह रहे हैं उनका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो हाँ, ये बात सही है। जो टीचर हैं उनको ये चीज़ एकदम मतलब कि दिमाग में बसी हुई है कि जो गतिविधि आधारित एजुकेशन दी जाती है, गतिविधि आधारित जो चीज़ें हैं वो बच्चों को सीखने में ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये उत्तर सही हो जाएगा, हमसे सही ही पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये देखिए, जो एक्टिविटीज़ हैं वो तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षक ये दृढ़ विश्वास करके रखे कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना छात्रों को अवधारणाओं को गहराई से समझने में हेल्प करता है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, रॉन्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रॉन्ग राइट इसमें एकदम दिमाग खुला रखिए। पहला देखिए, कह रहे हैं कि सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। तो भाई ये तो है स्रोत सामग्री। फिर देखिए, उस व्यक्ति को स्मृतियां या उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। तो आप समझ ही रहे हैं कि ये सब प्राथमिक रिसोर्सेज है, मतलब प्राथमिक सोर्स होते हैं। तीसरा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। बस यही हो जाएगा भैया, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाले लोग उस टाइम की जो एज इट इज परिस्थिति थी उसको कैसे समझ सकते हैं। तो यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है आपसे कि नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? आपने देखा होगा इतिहास में, हमने चैप्टर्स में देखा हुआ है कि जो साधारण स्त्री पुरुष होते हैं उनके बारे में हमें कम जानकारी होती है अपेक्षाकृत राजाओं महाराजाओं की। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये हमें इनकी जानकारी कम क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा कोई लिखित साक्ष्य नहीं रखे जाते। जबकि राजा महाराजा क्या है, मंदिर बनवाएंगे उसमें अपने अभिलेख लिखवा देंगे, वैसे अभिलेख लिखवा देते हैं। उनके जो दरबारी कवि होते हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो कह रहे हैं कि बताओ इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? पहला, कह रहे हैं साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कोई महान मतलब कुछ महान नहीं था जिसके बारे में वो लिखे। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर ले जाते होंगे जो आप अपने आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकते हो, लेकिन आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उन्हें संरक्षित रख सको, ठीक है। तो ये बात गलत है। फिर देखिए, ये अच्छा है कि मतलब चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। तीसरा, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। अब बताओ भला ऐसा थोड़ी है। कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। आप लो भैया, क्यों नहीं देना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, सब में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख दिया गया। तो उत्तर बी वाला हो जाएगा कि ये अच्छा है कि चर्चा आरंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं यानी कंसेप्ट्स को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या कर रहा है? पाठ को सरलीकृत बनाने में हेल्प कर रहा है, या फिर उनकी स्थानीय वास्तविकताओं को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा दे रहा है? तो यही बात सही हो जाएगी, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो जब छात्र अपने निजी अनुभवों को किताबी ज्ञान यानी कि वैश्विक संदर्भ से जोड़ते हैं तो सीखना अधिक सार्थक और अस्थायी होता है। ये हमारा NCF 2005 के द्वारा सुझाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, असेसमेंट से संबंधित है कि सामाजिक विज्ञान में असेसमेंट इट मीन्स आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता। अब देखो याद करने, मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ 5-7 मिनट का, जिसमें आपको कुछ एक्सट्रीम शब्द लिख के दे दूं। जब भी आपको ऑप्शन में उस तरह के एक्सट्रीम शब्द मिले तो आप उनको मतलब क्या कर सके, क्रॉस कर सकें, मतलब जिससे आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। पैडागोजी में वो बहुत हेल्प करेगा। और जो है हो सकता है मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें तो थोड़ा कम हेल्प करे, क्योंकि वो थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो पैडागोजी है उसमें आपको बहुत मदद करेगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ शब्द जो आपको देखते ही क्रॉस लगा देना है, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। 3-4 मिनट का वीडियो बनेगा, आप लोग कहिएगा तभी बनाएंगे, क्योंकि हमने देखा है मेरे जो छोटे छोटे वीडियोस है ना उस पर 20-30 लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर वो चलता नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, इतना एफर्ट्स लगाओ उसके बाद व्यूज़ ही नहीं। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने के लिए, तो आप ना बच्चों को क्लासिफाई नहीं करोगे कि ये वाला बच्चा ऐसा है, वो वाला वैसे, ये सब आपको नहीं करना है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। परीक्षा के तनाव को कम करना। बताइए आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, कि जो फीडबैक है बच्चों को वो देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत है। जैसे देखिए हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सब बच्चों को देते हैं। तो ये सब पाने के लिए ना बच्चे एकदम मतलब आतुर रहते हैं कि हे भगवान हमको एक्सीलेंट मिल जाए, हे भगवान हमको वेरी गुड मिल जाए। ये मतलब एक सकारात्मक तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो असेसमेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। बताइए। उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। केवल और केवल जो प्रतीक संकेत का चित्र है वो बताने से या उसको बनाने से क्या उनमें जो है समझ डेवलप होगी। दूसरा, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों का उत्तर लिखना, तो इससे भी कोई समझ नहीं डेवलप होगी, ठीक है। बच्चे तो रट लेंगे और उसके बाद फटाफट लिख देंगे। तीसरा देखिए, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। और चौथा देखिए, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों की रिपोर्ट मतलब 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ये एक अच्छा तरीका माना जाएगा, ठीक है। वो खुद से मेहनत करके, खुद से जो है समझ बूझ करके क्या कर रहे हैं, पेपर को कट रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, उसके बाद अपने एक इसका बोलते हैं उसको स्क्रैप बुक बोलते हैं ना, उसमें अपना लगा रहे हैं। इससे उनकी समझ भी डेवलप हो रही है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्मों का उपयोग उपयोगी है क्योंकि। पहला देखिए, मनोरंजन का एक साधन है। ध्यान रखिए, केवल मनोरंजन के लिए बच्चों को कुछ नहीं दिखाया जाता, ठीक है, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए बच्चों के पास और भी बहुत सारे साधन है, वो खेल कूद लेंगे। कह रहे हैं कि यह एक विशेष सामाजिक संरचना के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। तीसरा, ये तथ्यों को रटने में मदद करता है। अब रटना वगैरह थोड़ी ना है बच्चों को। चौथा, यह स्थान और मतलब यह समय और स्थान के संदर्भ में इतिहास को जीवंत बनाता है। अब बताओ दूसरा और चौथा में से क्या हो जाएगा। तो एक बात और याद रखिए कि कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करना, तो कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदान नहीं करना है बच्चों को। डी वाला बढ़िया हो जाएगा कि ये समय और स्थान के संदर्भ में इतिहास को जीवंत बनाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, करें कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई बुक लग गया है जो बच्चे पढ़ने में बहुत उनको मतलब दिक्कत हो रही है। जैसे आप देखिए जो बच्चे हैं उनको छोड़िए, जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको भी जो नई वाली एनसीईआरटी आई है ना थीम बेस्ड, उसको पढ़ने में बड़ा कष्ट है। बोल रहे थे लोग कि भाई बहुत कठिन है। तो आप सोचिए कि जब कल को आप एक टीचर बन जाओगे और उन्हीं बच्चों को आपको पढ़ाना है, जो चीज़ आपको खुद ही कठिन लग रही है वही चीज़ आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे। तो बताइए फिर क्या करिएगा। पहला देखिए, कहना है विभिन्न प्रकार की जो पूरक सामग्री है वो प्रदान करेंगे, यानी कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं जिससे चीज़ों को थोड़ा इजी किया जा सके वो प्रदान करेंगे। तो हाँ, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। कल को जब आप टीचर बनिएगा तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कीजिएगा। वैसे भी जो पैडागोजी है ना उसका मतलब उद्देश्य ही यही है कि कल को जब आप टीचर बन जाइएगा तो आप बच्चों के साथ कैसे पेश आएंगे, बच्चों को आप कैसे समझेंगे, बच्चों का आप वर्गीकरण तो नहीं करते, बच्चों को आप मारेंगे पीटेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप पैडागोजी से सीख लो। आगे देखिए, और ये जो मतलब कि
सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं उसमें आप जैसे चित्र बनाना, चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं जब कोई मतलब कि कठिन चीज़ होती है, उसको समझने में दिक्कत होती है, एनिमेशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं और भी जो चीज़ें हैं जिससे मतलब कि थोड़ा अच्छे से आपको समझ आ सके, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ और 20 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए 20 में से आपने कितने सही किए। फौरन कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रही हूँ, जो लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए 20 में। 10, 15, 17, 20 में 20, जो भी सही हुआ है आप कमेंट कीजिए। और जो लोग लाइव चैट के बाद देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, वो लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में कितने सही हुए। आगे देखते हैं। और हाँ, अभी तक रुके हैं तो फिर हाइप भी कर दीजिए वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग उपयोगी है, क्योंकि बताइए क्यों उपयोगी है प्रोजेक्ट मेथड। कह रहे हैं ये विद्यार्थियों को तथ्य को रटने में मदद करता है, रटना नहीं है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम अब ले समय को मतलब कि सिलेबस को टाइम से खत्म कर देना है, क्या ये चीज है। चाहे आपको कुछ समझ आए चाहे ना समझ आए, हमारा काम क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि ये कार्य आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है और विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल डेवलप करता है। तो बस यही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। और ये अनुशासन, बच्चों को अनुशासन में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चों को खुल के जीने दीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इनको विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस अप्रोच को सबसे उपयुक्त समझा जाएगा, बताइए। पहला विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि तथ्यों और आंकड़ों मतलब आंकड़ों के स्मरण पर आधारित सीखना। अब ये जो चीजें रटने वाली आ गई ना, उससे मतलब आप समझ लीजिए कि वो तो उत्तर होगा नहीं, ठीक है, हटाइए इसको। अवधारणाओं को उपदेशात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, बच्चों को आप जो भी कंसेप्ट वगैरह उसको उपदेश दे करके समझा रहे हो, तो भैया ये भी एकदम रद्दी टाइप का है। प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से सीखना, तो हाँ वही चीज हो गई ना, लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट आ गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा, कहा जाता है कि जो पैडागोजी है उसके जो 20 मार्क्स है ना, वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से बस IQs सॉल्व कर लिया और ये समझ लिया कि हमें किन मतलब की चीज़ों को हटा देना है। आगे देखिए, तो जो हमारी NCF 2005 है वो क्या कहती है भैया, कि बच्चों को उनके ठोस अनुभवों और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ाना सबसे प्रभावी होता है। रटने या परिभाषाओं के माध्यम से वो उतना अच्छे से नहीं सीखते। आप खुद ही देखो, हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोगों को परिभाषाएं कहाँ रटती हैं। आगे देखिए, और NCF 2005 ये आपने CDP में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो आप CDP वाले सब्जेक्ट में इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि CDP 30 नंबर का और उसमें NCF RTI ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में लैंगिक संवेदनशीलता को कैसे बढ़ावा देंगे, यानी कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको आप कैसे बढ़ावा देंगे। कह रहे हैं कक्षा में लड़कों और लड़की, अब देखो अगर आप लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठा रहे हो तो फिर आप जेंडर सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ावा दे रहे हो, वो तो आप बता रहे हो भैया लड़के अलग होते हैं लड़कियां अलग होते हैं, ठीक है। फिर ये किसी काम का नहीं है। फिर देखिए, ये कहकर कि लड़कियों को घर के काम सीखने चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाली बात ये भी बेकार ही है। कक्षा में जेंडर तटस्थ भाषा यानी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करके और रूढ़िवादी को चुनौती दे करके, तो हाँ ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं केवल सफल महिलाओं की कहानियां सुना करके उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और केवल लगा है वैसे ही आप इसको खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा जा रहा है, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग से संबंधित है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो सहयोगात्मक अधिगम है उसका क्या लाभ है, ये आपको बताना है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये शिक्षक के काम को कम करता है। ऐसी बात नहीं है, आप टीचर हो तो टीचर को तो ये वैसे भी नहीं देखना कि कैसे यार हमारा काम कम हो, तो ये सब नहीं करना है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और सहभागिता को डेवलप करता है, ये एकदम सही हो जाता है, ठीक है। जब बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, यानी कि कई सारे लोग मिलजुल करके जो एक दूसरे से प्रश्न करना उसका उत्तर देना वो सब काम करते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और सहभागिता को बढ़ावा देने का काम करता है। आगे देखिए, तो ये देखिए पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने पढ़ा होगा CDP में कि जब बच्चे समूह में मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे से सीखते हैं, यानी कि पीयर लर्निंग, ठीक है, जिससे उनमें संवाद, सहयोग और टीम वर्क जैसे जो सामाजिक कौशल हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि 4 लोगों का ग्रुप रहे ठीक रहता है। आगे देखिए, CCE यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है।
कह रहे हैं विद्यार्थियों को पास या फेल करना, ये तो वैसे ही बेकार बात है ना, तो विद्यार्थियों को फेल और पास ये सब करना बेकार चीज होती है। कह रहे विद्यार्थी, अब देखो केवल लग गया है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की समग्र प्रगति यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक का आकलन करना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और माता पिता को रिपोर्ट कार्ड भेजना, इससे क्या होगा, गंदा रिपोर्ट कार्ड है, बच्चे फिर लात खाएंगे घर पे, तो ये सब नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि ये सब पीवाईक्यूज हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, भैया पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। मैंने कोई मतलब नए क्वेश्चंस नहीं बनाए, मैंने कुछ नए क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो उसमें ना बच्चे कमेंट किए थे कि मैम बताइए ये किस साल का पीवाईक्यू है। अरे भैया मैंने कहा पीवाईक्यू नहीं है, मैंने खुद नए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले ही थोड़े ना रिपीट होंगे, इतना बड़ा संसार है, उसमें नए नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक या मतलब लोकतांत्रिक संस्थानों की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम क्या होगा, ये आपको बताना है। पहला देखिए, आदर्श स्थितियों को दर्शाना, ऐसी बात नहीं है। कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचय कराना, हाँ ये चीज सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए, तो लोकतंत्र को समझने के लिए छात्रों को केवल और केवल आदर्श किताबी बातें नहीं, बल्कि समाज की जो वास्तविक चुनौतियां और स्थितियां हैं उनसे परिचित कराना चाहिए, ताकि वो विश्लेषण कर सकें, ठीक है। आगे देखिए, अब पता चल रहा है आप उनको समझा रहे हो भैया, आर्टिकल 17 के तहत हमारे यहाँ अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो मतलब कि 2005 में कौन सा कानून आया था जिसके तहत संपत्ति का जो डिवाइडेशन है वो मतलब पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री और मतलब मम्मी तीनों जन के लिए है, बताइए कौन सा वो अधिनियम आया था, 2005 का है, कमेंट करके बताइए। तो आप बच्चों को केवल अगर ये चीजें समझा रहे हो तो उनको लगेगा हाँ यार कितना मतलब कि बढ़िया आदर्श व्यवस्था चल रही है हम लोगों के यहाँ, लेकिन जब उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल और केवल आप उनको वही आदर्श चीजें सिखा रहे हो। अच्छी मतलब एजुकेशन क्या है, अच्छा तरीका क्या है कि आप उनको ना जो रियल परिस्थिति है उससे उनका जो है परिचय करवाओ, ताकि उनको सच में क्या ग्राउंड लेवल पे स्थिति है वो समझने में मदद मिल सके, ठीक है। तो केवल और केवल आदर्श चीजें नहीं बतानी है, उनको परिस्थितियों में मतलब कि परिस्थितियों को दिखाना है कि देखो भैया, यद्यपि किताबी बातें ऐसी हैं, आदर्श से जो चीजें हैं वो ऐसी लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्या करो आप, कठोर वास्तविक स्थितियों से बच्चों को परिचित कराओ। चलो आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी बाजार विषय को अच्छी तरह समझें, इसके लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या होगी ये आपको बताना है। बाजार पर एक निबंध लिख के क्या होगा, कुछ भी नहीं, बच्चे जाएंगे कहीं ना कहीं से कॉपी में मतलब कहीं ना कहीं दिया होगा वहीं से उठा के छाप के चले आएंगे। फिर पाठ्य पुस्तकों से बाजार का अध्याय पढ़ना, ऐसी बात नहीं है, उससे भी कुछ खास डेवलप नहीं होगा उनका दिमाग। हाँ, किसी स्थानीय बाजार या मंडी का भ्रमण करवा के और दुकानदारों से बात वगैरह करवा के आप उनको बाजार की ना अच्छी समझ डेवलप करा सकते हो कि अच्छा बाजार एक जगह होती है जहाँ पे चटनी मतलब कि चाय समोसा से लेकर के बाजार में मतलब क्या बोलते हैं सब्जी से लेकर के फिर जो कपड़े वगैरह की दुकानें हैं वो सब मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे बार्गेनिंग वगैरह होती है, ये सब बच्चे देख करके ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग एक महत्वपूर्ण रणनीति है, क्यों, बताइए। ये कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करती है, तो बच्चों को क्या अनुशासनहीनता में रखना है, नहीं ना। कह रहे हैं शिक्षक को आराम नहीं करवाना टीचर को, ये विद्यार्थियों की जिज्ञासा को जगाता है और चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। आगे देखिए, तो बच्चों से प्रश्न बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, जैसे हम पूछते रहते हैं आप लोगों से प्रश्न पर आप लोग उत्तर भी नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं उत्तर, तो हमको लगता है अच्छा हाँ धन्यवाद आपने आसान किया कम से कम प्रश्न का उत्तर दिया। अरे उत्तर देते रहा करिए भैया, इससे आप लगेगा ना कि आप भी एक्टिव हो क्लास में, एकदम निष्क्रिय होकर के नहीं काम कर रहे हो। फिर देखिए डाइवर्सिटी के विषय में यानी विविधता, इसके विषय में पढ़ाते हुए मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। केवल एक ही, अब केवल आ गया, हट जाइए, इसको हटा दीजिए। विविधता को एक समय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी ना है भैया, विविधता क्या केवल एक समय है, नहीं ना, ये भी गलत ये भी गलत। विद्यार्थियों को मतलब जो विद्यार्थी हैं इनके विभिन्न अनुभवों और पृष्ठभूमि को संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए, यही एकदम सही तरीका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, तो कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनके अनुभवों को आप एक रिसोर्स के रूप में शामिल कीजिए, विविधता का सम्मान इससे बढ़ेगा और सीखना भी थोड़ा समृद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहे हैं कि मानचित्र यानी मैप पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में क्या शामिल होना चाहिए, बताइए। आप टीचर बन गए, ठीक है,
आप बच्चों को मैप पढ़ा रहे हो, मानचित्र क्लास 6 में है हमारा एक चैप्टर भी मानचित्र, तो आपके अंदर वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चों को ना मैप की अच्छी समझ हो। पहला, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, मतलब आप बहुत वीआईपी एकदम बेहतरीन मैप बना ले रहे हैं, एकदम मस्त तरीके का डिज़ाइन कर रहे हो। नहीं भैया, कम अच्छा बनाओगे तब भी काम चलेगा। कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कह रहे हैं ग्लोब पर गणना करने की क्षमता, नहीं ये सब नहीं। लेकिन हाँ, सी वाला एकदम सही हो जाएगा कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है इसको समझने की योग्यता। पता चल रहा है आपको खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो बच्चों को क्या समझाओगे। और मैप के लिए ना ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, स्थान, दूरी और दिशा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो मानचित्र पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये समझना कि कोई जगह दूसरी जगह के मुकाबले कहाँ यानी किस दिशा में स्थित है, कितनी दूर है और उसका क्या संदर्भ वगैरह है। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, बताइए राज्य सरकार का काम कौन सा है। कह रहे हैं कि नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। तो ये वास्को डी गामा कहना ठीक नहीं होगा ना। चलिए मान लीजिए नई दिल्ली और केरल के मध्य, ठीक है इसको केरल रखिए। तो नई दिल्ली और केरल के मध्य नई गाड़ी चलाना है, क्या ये निर्णय वहाँ की सरकार मतलब राज्य सरकार कर लेगी, जो केरल की सरकार है वो कर सकती है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में दिल्ली जो यूटी है वहाँ के जो सीएम है, क्या उनके बस का है ये करना, तो नहीं। 2 राज्यों के बीच गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये जो फैसला लेने का काम होता है ये हमारी केंद्र सरकार का होता है, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। फिर देखिए 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, तो ये भी स्टेट का काम नहीं है। नोट से संबंधित जो भी मामले आते हैं वो केंद्र सूची का विषय होता है, अर्थात इसको केंद्र के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, तो ध्यान रखिए भारत देश का विदेश में किसके साथ कैसा संबंध होगा, शांतिपूर्ण या अशांतिपूर्ण, ये सारे निर्णय लेने का काम भी केंद्र का होता है, ये भी केंद्र सूची का विषय है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करवाना चाह रहे हो या नहीं करवाना चाह रहे हो, ये आपका अपना निर्णय हो सकता है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो देखिए जो एजुकेशन है ये समवर्ती मतलब सूची का विषय है, लेकिन राज्य सरकार पर मतलब राज्य स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं का संचालन नियमन वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, बाकी सब तो केंद्र सरकार का है। अब ये सूची वगैरह क्या है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि हमारा जो संविधान है उसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद आ रहा है कि नहीं, 12 स्केड्यूल्स हैं, और इसी में एक सूची है हमारी स्केड्यूल 7 यानी कि अनुसूची 7, जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान है। कौन कौन सा, केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है। तो केंद्र सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में जो विषय है उस पे कानून राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाती है, ठीक है। यद्यपि एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज दैट कोई ऐसा कानून जो समवर्ती सूची का विषय है उस पे कानून बनाया गया राज्य और केंद्र दोनों के ही द्वारा, दोनों में उठापटक हो गई, यानी कि दोनों ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। एक और सूची आती है जो कि ये 7वीं अनुसूची में नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट सूची, ठीक है, जो राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची इन तीनों में ही शामिल नहीं है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको अवशिष्ट सूची के में मतलब कि सम्मिलित करते हैं, और अवशिष्ट सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं उस पे भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप देखिए वर्तमान में एआई, अब एआई जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे तो एआई था नहीं, तो संविधान निर्माताओं ने उसको किसी भी सूची में सम्मिलित किया नहीं, तो उन्होंने कहा भैया समय के साथ अगर कोई परिवर्तन आता है, नई प्रौद्योगिकी वगैरह आती है, तो उससे जो भी संबंधित चीजें होंगी उसको आप कहाँ डाल लेना, अवशिष्ट सूची के विषय में। तो अब एआई से संबंधित कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसको कहाँ डाला जाएगा, अवशिष्ट सूची के विषय में, और कानून कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला देखिए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, या फिर क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, या फिर गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। हम सभी को पता है कि ये सब कारण नहीं होकर के गरीबी और सामाजिक भेदभाव ही वो कारण है जो लड़कियों को, चाहे वो दलित आदिवासी हो या नॉर्मल लड़कियां हों, उनको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है। मैं ना तो दलित हूँ, मतलब दलित का मतलब है ठीक हूँ, मतलब मैं यादव हूँ और अच्छी खासी सोसाइटी में नाम पहचान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बावजूद इसके इंटर के बाद विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मतलब कि गरीबी, अगर कहूँ कि गरीबी तो नहीं, गरीबी इतनी भी नहीं थी, लेकिन हाँ सामाजिक भेदभाव बहुत रहा है, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामाजिक भेदभाव में ऐसा नहीं है कि लोग आप मतलब कि हमारी जाति की वजह से हमको निम्न नज़र से देख रहे हैं, ये सब नहीं। सामाजिक भेदभाव में ये है कि भाई लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, उन बर्बाद हो जाएंगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। जैसा कि आपने सब्जेक्ट में जब हमने पढ़ाया हुआ था तो हमने दिखाया था ना कि भैया यम मतलब कि ऐसे माना जाता है कि आप ना पढ़ो लेकिन घर में रह करके पढ़ो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माना जा रहा था कि लड़कियां यदि घर से बाहर जाएंगी तो हाथ से निकल जाएंगी। तो वो चीज़ें आज भी हमारे यहाँ व्याप्त हैं, तो उसकी जो शिकार है वो मैं हुई हूँ ठीक है। तो याद रखना कि लड़कियां ना केवल दलित, ना केवल आदिवासी, सामान्य समूहों से भी जो लड़कियां आती हैं ना, वो उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी वजह से मैं एक दिन अपने क्लास में आपको बता भी रही थी कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को दलित समझें। क्यों? क्योंकि उनको दबाया कुचला गया है, उनके अधिकारों को छीना गया है, उनके अधिकारों को क्या किया गया है, पैर से रौंदा गया है। तो चाहे आप किसी भी समाज से बिलोंग करती हों, आप मतलब कि कितने भी मतलब कि संभ्रांत घर से आती हों, आप समझिए कि आप दलित हो। अगर हाँ कुछ लोग हैं भैया चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो उनको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, तो दलित और आदिवासी समुदायों में गरीबी और समाज में व्याप्त जो भेदभाव है, उसी के कारण जो लड़कियां हैं वो अक्सर अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती और स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन यानी सोशल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है, बताइए। कह रहे हैं कि लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, तो भाई ये सब सामाजिक है, अतिथि देवो भव, या फिर चौथा क्या है, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बताइए। तो जाहिर सी बात है भैया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है। इसमें तो पैसा वाला आ जाता है ना कि जितना ज़्यादा लोग अपना मतलब ये जीवन बीमा कराओगे उतना उनको फ़ायदा होगा। तो ये तो लाभ की चीज़ है, ठीक है। ये एक व्यावसायिक विज्ञापन है, नहीं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, सोशल एडवर्टाइजमेंट ये नहीं माना जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी, हत्या, या फिर भवनों को गिराना। बताइए। तो हम सबको पता है, हर चीज़ पे एक बार उसका दिमाग गया होगा, पर ये पीने के पानी को लेकर के तो नहीं है जाता, ठीक है। तो मीडिया का काम क्या है, अक्सर जो सनसनीखेज खबरें हैं उसको वो कवर करती है, जिससे मतलब रातों रात करोड़ों व्यूज़ आ जाएं। उस तरह की जो खबरें हैं ना, उस पर उसकी नज़र ज़्यादा रहती है। हत्या, राजनीति, इन सबको वो ज़्यादा कवर करता है। पीने का पानी जैसे जो बुनियादी और गंभीर समस्याएं हैं, वो उसके लिए ना वो काम की चीज़ ही नहीं है। होगा हमसे क्या, मैनू की मेरे पास तो पीने का पानी एकदम उपलब्धि है, पैसा आई है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है, उसमें पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं शिक्षार्थी की मतलब की आवश्यकताओं पर विचार करना, तो भाई इसको तो शामिल किया जाता है ना। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, और तीसरा क्या है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, या फिर अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। अब देखिए, केवल आ गया है और आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो बस मिल गया उत्तर हमको, ठीक है। केवल जैसे जो शब्द होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, और हमसे जब रॉन्ग पूछा जा रहा है तो वही वाला उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग बताइएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाई अगर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। क्या मतलब कि किस स्पीड में सॉल्व कराऊँ कि आधे घंटे में 150 क्वेश्चन, वो भी इतने बड़े बड़े। बताइएगा, ज़्यादा टाइम होगा तो। अब चूंकि अब जो है इसके बाद हम लोग ना ब्रह्मास्त्र लेकर के आएंगे, जिसमें क्लास 6 to 8 महा रिवीजन कराएंगे, मतलब वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनसे एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि टाइम खत्म हो चुका है, मैंने सोचा हुआ था कि इसी में करवा देंगे जो करवाना है, बाकी उसके बाद मतलब रिवीजन ही लेके आएंगे। तो 1 तारीख से पूरा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक केवल और केवल रिवीजन पे ही फोकस रखेंगे। और आप लोग अगर कोई डिमांड है तो वो भी कर सकते हैं कि हाँ इस मतलब ये टॉपिक करवा सकते हैं, तो वो लोग भी आप लोगों के लिए खुला संसार है, खुला है कमेंट बॉक्स, बताइएगा। तो बताइए, क्या बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। बताइए क्या बताना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी मतलब विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या। हाँ बोलिए, बस पहले तो यही बताना चाहिए, देखो बेटा अगर आप ये काम करोगे तो हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहना। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। पहला देखिए,
कह रहे हैं थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। दूसरा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरा, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। और चौथा, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। ये कौन सा बच्चा है जो 24 घंटे टीचर जी हुजूर करेगा, बताइए। तो आप देखिए सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, ये चीज सही हो जाएगी। फिर देखिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं, क्यों? क्या ये विषय आधारित कार्यों में, या फिर यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, या फिर कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। आप बताओ इनमें से कौन सा दो सही है? तो आप देखिए इसमें पहला और चौथा एकदम सही है, यानी कि विषय आधारित कार्यों में और साथ में कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य करने के लिए जो परियोजना कार्य है वो उपयोगी होता है। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अनिवार्य होते हैं, क्यों? बताइए। पहला कह रहे हैं अध्यापकों को व्यस्त नहीं, अध्यापकों को ना तो व्यस्त रखना है ना बच्चों को एकदम व्यस्त रखना है। दूसरा देखिए उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्टता करना जरूरी है, तो बस ये एकदम जरूरी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ये समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? बताइए। क्या सर्वे करवाएंगे, या फिर विषय समूह पर चर्चा, या फिर कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति, या निर्धारण पाठ्य सामग्री के आधार पर चर्चा? बताइए फटाफट। तो इसके लिए ना सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप सर्वे करवा लो, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हो गए हैं, फौरन बताइए 40 में आपके कितने सही हुए हैं? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कॉमेंट करिए, मैं देख रही हूँ आप लोगों के कॉमेंट। फिर देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनपीई है 1986 वाली, इसने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विकसित करने का सुझाव दिया था? कह रहे हैं विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, या फिर और कुछ? तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एनपीई 1986 ने समावेशी शिक्षा की नींव रखी थी। इसमें हल्की और मध्यम विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ नियमित स्कूल में पढ़ाने का सुझाव दिया था। फिर देखिए 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वो दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिससे उसकी अच्छी तरह से समझ विकसित हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? कह रहे हैं विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत यानी खोज और उनके बीच एक समानताएं ढूंढें। तो और कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? बताइए। तो हम सबको पता है जो हमारी सिविक्स की बुक है यानी कि जिसे हम पॉलिटी कहा मतलब कहते हैं, उसमें देखिए बहुत सारी कहानियां दी गई हैं लघु पटचित्र करके, ठीक है। तो बी वाला सही हो जाएगा, स्टोरी बोर्ड। फिर देखिए चौथा यानी कि 44 नंबर का, कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बताइए विद्यार्थियों की इतिहास भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनसे अंतर संबंध रखना चाहिए? बताइए। फिर आपसे कहा जा रहा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो हाँ, जो ये एसएसटी की पुस्तकें हैं उनका उद्देश्य यही होना चाहिए, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए बताइए आप क्या करिए? तो इसका डी होगा कि स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताइए। अगर आप चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो लैंगिक मुद्दों में और लैंगिक भेदभाव में उनका जो समाजीकरण है उसकी भूमिका को स्पष्ट करना, बताइए आप क्या करिएगा? अध्यापकों को केस स्टडी के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। तो क्या केस स्टडी करके और अच्छे उदाहरण मांग के आप ये सब कर सकते हो? कह रहे हैं ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करें। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। और चौथा देखिए प्रख्यात और विद्वान, ये सब बकवास चीज है, बताइए। तो सबसे बेहतर होगा कि भैया आप ना केस स्टडी के लिए कहो और बच्चों से थोड़ा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोलो, ये ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और उनको समझ भी आएगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या,
फिर देखिए कह रहे हैं राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे क्या होगा, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सकेगा, या फिर विद्यार्थियों को उन मुद्दे पर उनके राज्य के द्वारा किए जाने वाले प्रयास की जानकारी मिलेगी। जानकारी वगैरह देना ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। कह रहे हैं विद्यार्थियों को, अब देखिए कहना है याद करवाया जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में आपको बताना है क्या हो जाएगा। सबसे बेहतर होगा ऑप्शन ए वाला कि शिक्षार्थियों को इन मुद्दों को समझने और इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, वहां से कह रहे हैं कि प्रस्तावित करता है भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित हो, मतलब खूब शोषण किया जाए जो नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं। कह रहे हैं पर्यावरण चिंताओं तथा इनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, तो हाँ ये ज्यादा ठीक होगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किसको अपनाना चाहिए, ठीक है, बताइए। तो पहला देखिए, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, तो हाँ यही सही हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आंसर देख करके आगे बढ़ना ये ठीक नहीं है। जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ना, तो आप एक बार पीडीएफ को पढ़ करके देखिएगा कि मतलब कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको स्किप किया जा रहा है, जैसे याद करने की क्षमता, तथ्य को याद रखना, अधिक शिक्षण सामग्री शामिल करना, ये सब चीजें ना बच्चों के लिए ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन सबको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ कहा जा रहा है किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा यानी स्ट्रक्चर यानी एटमॉस्फेयर का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। कह रहे हैं आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, अच्छा, विद्यार्थियों को विचारों पर मतलब सोचने के योग्य बनाना, या फिर योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, या फिर स्वतंत्र सोच। अब देखिए स्वतंत्र सोच ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द मतलब कि शब्द होता है, ठीक है। तो ये ठीक माना जाएगा कि स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की हेल्प करना, ठीक है, यानी कि जब तक विद्यार्थी खुद नहीं सोचने समझने लग जाते तब तक आप विद्यार्थियों की हेल्प करो, ऑप्शन डी, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो टीचर होता है वो माली की तरह होता है। जैसे गार्डन में माली का क्या काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पौधों की देखभाल करता है, पौधे तो अपने आप ग्रो करते हैं, तो वही चीज है। आगे देखिए, चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि कोई एक टीचर है अपने विद्यार्थियों से कहती हैं कि वे अपने आसपास की दुकानों, बाजार और मॉल में जाएं, वहां बिकने वाली चीज़ों की एक सूची बनाएं, इसके बाद कक्षा में आकर के चर्चा करें कि कौन सी चीज़ें कहाँ बिक रही हैं और क्यों। ये जो गतिविधि एक टीचर के द्वारा करवाई जा रही है, ये बच्चों में कौन से प्रकार की समझ को बढ़ावा देगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास क्या क्या विकल्प है वो आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि बाजार के विभिन्न प्रकार की समझ, या फिर वस्तुओं की कीमतों की जानकारी। तो कीमत की तो बात ही नहीं हुई ना कि आप चलो बताओ आपने ये सामान कितने का खरीदा। वस्तुओं की गुणवत्ता की परख, या फिर खरीदारी के कौशल का विकास, बताइए। तो भाई इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा कि बाजार के विभिन्न प्रकारों की समझ, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कक्षा में लिंग भेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा करते समय शिक्षक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, ये बताना कि लड़कियों को, अब देखो ये तो वैसे ही गलत है, ये तो साफ साफ जो मतलब रूढ़िबद्ध धारणा है उसको बढ़ावा दे रहा है। ऐसे उदाहरण का यूज करना जो समाज में व्याप्त रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो हाँ, स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देने वाले जो शब्द हैं या उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप दीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रचनात्मक आकलन, सॉरी दिख गया उत्तर आपको, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को ग्रेड देना नहीं, विद्यार्थियों को केवल ग्रेड देना ये इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाना, उन्हें सुधरने का अवसर देना। तो हाँ ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक चीज़ देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो सबसे लंबी वाले स्टेटमेंट होते हैं वो सही उत्तर मान लिए जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये मतलब होता है ना एग्जाम हैक करने वाली ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें याद देखते रहिए, देखते देखते आपको डेवलप हो जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले जो विधि है इसका यूज क्यों किया जाता है, बताइए। मनोरंजन के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सी वाला हो जाएगा, विद्यार्थियों में समानुभूति यानी इम्पैथी और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता डेवलप करने के लिए रोल प्ले जो है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
कह रहे हैं कि एक शिक्षक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़ाना चाहता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? प्रियम्बल को रटवाना, अब रटवाने जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा की बहसों के अंश को सुनना, उन पर चर्चा करना, केवल अनुच्छेद की सूची लिखवाना गलत। पाठ्य पुस्तक के से अध्याय को जोर जोर से पढ़ना। अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक दो के दो पढ़ने से क्या होगा? ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी किसी विवादास्पद मुद्दे यानी कंट्रोवर्शियल इशू पर अपनी राय व्यक्त करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मार के बैठा देना चाहिए, चल हट अभी तो छोटा है, इसमें मत पार्टिसिपेट कर। कह रहे हैं उसे तुरंत चुप करा देना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, आपको कक्षा से बाहर भी नहीं निकालना है। उसे अपनी राय के समर्थन में तर्क और सबूत देने के लिए कहना चाहिए कि अच्छा बेटा बताओ, अगर तुम्हारे मन में इस तरह की बातें हैं बताओ, इसके पीछे का क्या लॉजिक आप लगा रहे हो, ठीक है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि मानचित्र यानी मैप पर स्केल का क्या यूज होता है? मानचित्र को सुंदर बनाना? नहीं, अभी हमने देखा था। धरातल यानी ग्राउंड की जो वास्तविक दूरी और मानचित्र है उस पर दिखाई गई वास्तविक दूरी के मध्य क्या अनुपात है उसको दर्शाना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि सहकारी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? केवल निर्देश देना और बैठ जाना? नहीं, केवल निर्देश देकर के बैठ नहीं जाना है आपको। विद्यार्थियों के समूहों की निगरानी करना है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मार्गदर्शन भी देना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा यानी टाइम लाइन का यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? कह रहे हैं कि ये कक्षा की दीवारों को सजाने के काम आता है, मतलब क्लासरूम एकदम सजा हुआ लगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये घटनाओं को सही क्रोनोलॉजी और उनके बीच का जो संबंध है उसको समझने में मदद करता है। एक बार अगर हमें क्रोनोलॉजी समझ आ जाती है तो फिर इतिहास जैसी जो चीजें हैं ना उनको रटना नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अवधारणा को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? भारत देश, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बहुत मतलब एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। कह रहे हैं भारत का नक्शा दिखाना। अब नक्शा दिखा कर क्या क्या कर लोगे, ठीक है। कह रहे हैं विभिन्न राज्यों के खान पान, वेशभूषा और त्योहारों के चित्र दिखाना, उनके बीच समानताओं की चर्चा करना, ये वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप को एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है और सीखने के लिए मतलब वो जो बच्चे सीखते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक उनके दिमाग में रहता है, अर्थात अस्थायी बनाता है। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? बताइए, क्या केवल मनोरंजन के लिए? तो हीरो हीरोइन की फोटो वगैरह काट के बचपन में नहीं, 11th-12th की यदि हम बात करें तो हमने देखा था लोग वो 2 रुपए वाला न्यूज़पेपर आता था, उसमें से ना जो हीरो हीरोइंस होते थे उनकी फोटो वगैरह काट के लाते थे। तो क्या बच्चों को ये करना है? नहीं, ये सब नहीं करवाना। हाँ, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को समकालीन जो मुद्दे हैं और वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए आप यूज करा सकते हो, ठीक है। बी वाला ठीक है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय सोर्सेज का यूज करता है, जैसे पुराने सिक्के, पांडुलिपियां और स्मारक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या क्लास को सजाना है? नहीं ना, विद्यार्थियों को ये समझाना कि इतिहास का निर्माण साक्ष्यों यानी एविडेंस के आधार पर होता है, इसके लिए आप ये सब यूज करो, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे हैं कि खुली किताब परीक्षा यानी जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसका मुख्य लाभ क्या होगा? आपने देखा होगा कि अभी कई सालों से इस तरह की कुछ चर्चा हो रही है कि हम लोग ना ओपन बुक एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि बच्चों में नकल करने का जो कौशल है वो भरना, यानी कि बच्चे जो है वो नकल करके पास हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये रटने के भार को कम करेगा और विद्यार्थियों को चिंतन व विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा। तो यही इससे मूल में है, बाकी लोग क्या करेंगे ये तो हम सब जानते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण मतलब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, कहानी सुनाना, इस विधि का प्रयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका कब होता है? मतलब कभी भी जब मन करे तभी कहानी सुनाने लग जाओ। तो कह रहे हैं जब बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हों, ऐसी बात है। अगर शोर मचा रहे हैं तो आप उनको कहानी सुनाने लगोगे, वो शांति से सुनने लगेंगे। फिर देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास करना और ऐतिहासिक घटनाओं को रोचक बनाना है, तो हाँ, इस टाइम में आप क्या करो, कहानी सुनाओ कि भैया ऐसे हुआ था इतिहास में, एक शासक थे, उनकी इतनी मतलब बच्चे ना, एक राजा थी, उनकी 10 रानियां थी, इस तरह की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन समय समय के हिसाब से बताइए कि भैया एक राजा की केवल एक ही रानी थी, ठीक है। वरना बच्चे सबने सोचने लगेंगे अच्छा आपने भी मैं मम्मी तो मुझे भी राजा बेटा बोलती, मतलब मैं राजा और मेरी 10 रानियां। तो इस तरह की चीजें आप अपने बच्चों को मत सुनाना, ठीक है।
कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो क्या है, बताइए। तो बस दिख ही रहा है, विद्यार्थियों के काम का एक संग्रह जो उनकी प्रगति और उपलब्धियों को दर्शाने का काम करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जा करके ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए और कम से कम अपने 1-2 मित्रों को शेयर किया करिए। चलिए, कह रहे हैं आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग के विकास के लिए आप कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है? इसमें तो बता देंगे ना भैया, नई दिल्ली। इसमें कौन सा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं? कुछ नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध सब जानते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1526, ऐसा खट्टा से बता देंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं यदि आप मुगल बादशाह होते तो अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाते? तो हाँ, इसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा यार, यदि अपन राजा होता तो फिर क्या करता? तो ये यहाँ पे ना बच्चे जो है सोचेंगे। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मतलब क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करेगा। फिर देखिए, समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि कोई बच्चा है जिनको आंख से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए कह रहे हैं उन्हें कक्षा से बाहर भेज देना। तो फिर सरकार आपको कक्षा से बाहर भेज देगी, चलो भैया बहुत कमा धमा लिए, बहुत जॉब कर लिए, अब चलो अपने घर में झाड़ू उड़ू लगा। कह रहे हैं केवल कक्षा मतलब पाठ्य पुस्तकों पढ़ने को कहना, तो ऐसी बात नहीं है। जब वो बेचारा दृष्टिबाधित है तो पाठ्य पुस्तकों को कैसे पढ़ेगा आसानी से? कह रहे हैं कि मौखिक संकेतों, स्पर्शनीय नक्शों और ग्लोब का उपयोग करना। तो हाँ, ऐसा जो है ठीक रहेगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, विविधता यानी डाइवर्सिटी के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए? बताइए। कह रहे हैं कि छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना, नहीं, इसके साथ बचना नहीं है, इसको तो हाँ लाना ही है। कह रहे हैं पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादियों को मजबूत करना। तो नहीं नहीं, रूढ़िवादियों और पूर्वाग्रहों को मजबूत नहीं करना है, उसको कम करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा जा रहा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कह रहे हैं छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। भैया केवल अंक दिला के क्या कर लोगे? नहीं ना। तो उन्हें एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी। ठीक है, जो याद रखिएगा इसको। और यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 71 में इक्वालिटी पर चर्चा करने की बात हो रही है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता इट मीन्स इक्वालिटी पर चर्चा करते समय शिक्षक को कह रहे हैं केवल संविधान के अनुच्छेद पढ़ाने चाहिए। अरे भैया, अनुच्छेद रटवा के थोड़ी ना आप समानता पे चर्चा करवा पाओगे। कह रहे हैं असमानता के व्यक्तिगत उदाहरणों को साझा करने से बचना चाहिए। तो असमानता के जो व्यक्तिगत उदाहरण है उनसे बचना चाहिए। फिर देखिए, शिक्षार्थियों को अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो हाँ, ये तो होना ही चाहिए। और आपसे क्या कर रहे हैं, करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? बस बस मिल गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला होना चाहिए कि बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आपको कहना है। ध्यान रखिएगा, हमने अपने इस चैनल पे 2011 से 2024 तक के भूगोल के सारे प्रश्न करवा दिए हैं, इतिहास के भी सारे प्रश्न करवा दिए हैं। अब ये हम पेडागोजी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। पेडागोजी आज मतलब 150 क्वेश्चन आज हम करवा देंगे और 150 क्वेश्चन के आसपास ही बचा रहेगा, उसको हम अगली वीडियो में करवाएंगे। तो आज हम ना 2020 तक के लगभग सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पेडागोजी में पूछे गए हैं। आगे एक और इसका पार्ट लाएंगे, उसमें हम 2020 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको और 2024 तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। और उसके बाद केवल और केवल एक बचेगा पॉलिटी, तो उसको तो हम एक ही टॉपिक में मतलब एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे कल परसों में, जिस दिन भी हमको ढंग से टाइम मिला। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो मत भटकिए। ठीक है, सारे के सारे एक एक सिंगल क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अपने इसी चैनल पे और एक एक वीडियो में। ऐसा भी नहीं कि उसकी एक सीरीज चल रही है 10 दिन में खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसीलिए ना स्टार्टिंग में मैं केवल और केवल कंटेंट पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे पता था प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे होंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में 200-300 ऐसे ही पूछा गया। हिस्ट्री में 280 क्वेश्चन था, इसी के आसपास ज्योग्राफी में था, और यही 300 के आसपास जाएगा हमारा ये पेडागोजी, और इतने ही के आसपास जाएगा हमारा क्या बोलते हैं मतलब पॉलिटी। तो ये सब ना लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने रखा हुआ था कि भैया इसको सब अंत में करवाएंगे, लेकिन जो पूरा एक एक पॉइंट है वो मैंने पहले ही करवा दिया है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका को अपने छात्रों को रेगिस्तान में जीवन यानी कि लाइफ इन डेजर्ट विषय पढ़ाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? कह रहे हैं कि रेगिस्तान का एक बड़ा मानचित्र, केवल और केवल एक मानचित्र दिखा करके आप बच्चों को कुछ नहीं समझा सकते। ठीक है, फिर देखिए, रेगिस्तान के जीवन के मतलब जीवन पर आधारित एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री, ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है ना, ये बच्चों को समझने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो ये चीज़ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। बाकी जोर जोर से पढ़ना ये सब कोई मतलब की बात नहीं है।
असेसमेंट से क्वेश्चन बन रहा है कि आकलन को सीखने का हिस्सा, पार्ट ऑफ लर्निंग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो नियमित रूप से रचनात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? छात्रों को व्यस्त रखना ताकि वो शोर न मचाएं, ऐसी बात नहीं है। छात्रों को पाठ्य पुस्तक से परे जा करके ज्ञान खोजने और वास्तविक जीवन से जोड़ने का अवसर देना। तो हाँ, यही हो जाएगा भैया कि वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ने का अवसर देना, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 75 रिपीटेड क्वेश्चन है कि इतिहास पढ़ाते समय वंशावली का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभी हमने देखा था, किसी राजवंश या परिवार के शासकों का क्रम और उनके संबंधों को दर्शाने के लिए। चलिए आगे देखिए। डेमोक्रेसी की अवधारणा को पढ़ाते समय शिक्षक को किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको बताना है। केवल व्याख्यान? तो केवल व्याख्यान से आप क्या ही समझा पाओगे। कक्षा को में लोकतांत्रिक माहौल बनाना जहां हर छात्र को अपनी बात रखने की आज़ादी हो। तो हाँ, और इस तरह के काम करके ना लोकतंत्र की बेहतर समझ आप बच्चों में डेवलप कर सकते हो। ठीक है, पता चल रहा है आप खुद तानाशाह हो, पढ़ा रहे हो लोकतंत्र, कैसे बच्चे समझेंगे। आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो मल्टीमीडिया है इसका उपयोग क्यों लाभकारी है? बताइए, क्या बच्चों को केवल मनोरंजन करेगा? नहीं, ये अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को दृश्य श्रव्य माध्यम से समझने का सबसे आसान तरीका माना जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, सहपाठी आकलन यानी कि पीयर असेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? कह रहे हैं शिक्षक का काम आसान करता है? नहीं, आप ना एज अ टीचर आपको अपना काम आसान नहीं करवाना है। फिर देखिए, छात्रों को एक दूसरे की गलतियां नहीं, केवल गलतियां निकालेंगे तो फिर लड़ाई होगी, लाठी चल जाएगी। तीसरा ठीक हो जाएगा कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और एक दूसरे के काम को निष्पक्ष रूप से जांचने की समझ डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि एक शिक्षक वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ाना चाहता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त संसाधन क्या होगा, ये आपको बताना है। वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आप जाओ क्षेत्र भ्रमण करके सीखो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन को कैसे एकीकृत किया जा सकता है? कह रहे हैं अलग से नैतिकता की क्लास लगाकर, क्लास व्लास लगा के आप कुछ नहीं कर पाओगे। पाठ्य वस्तु के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, समानता, बंधुत्व पर चर्चा करके या बच्चों को उपदेश दे करके। तो आप पंडित जी हो, उपदेश दोगे, मूल्यों की सूची, ये सब नहीं, बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में बढ़ने से पहले फटाफट बताइए कितने मतलब कि आपके सही हुए। ठीक है, क्या आप 80 में 80 कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ लेवल के नहीं है, तो मैं समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों ने 80 अगर नहीं किया होगा तो कम से कम 75 जरूरी कर लिया होगा अच्छे से, क्योंकि ये इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2018-19 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो थोड़ा इजी लेवल के हैं। आगे चल के जब 2020-21 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे तो वो थोड़ा टफ लेवल के आएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो हम सबको पता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछे यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल सही उत्तर? तो केवल जैसे शब्द बेकार होते हैं। कक्षा में सख्ती नहीं बरतनी है, केवल पाठ्यपुस्तक से प्रश्न भी नहीं पूछने हैं। आप ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थियों को खुले अंत वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यस नो टाइप के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। चलिए आगे देखिए। करें कि एक शिक्षक नक्शा यानी मैप पढ़ाते समय विद्यार्थियों को कहता है अपने घर से स्कूल तक के रास्ते का नक्शा बनाओ। ये गतिविधि किस कौशल को विकसित करती है? चित्रकला कौशल या फिर दूरी और दिशा की समझ? याद नहीं रखना है। आप देखो, दिशा और दूरी की जो समझ है उसको डेवलप करेगा का काम करेगा ये। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज की बात हो रही है कि प्राइमरी सोर्सेज का एग्जांपल कौन सा है? प्राइमरी सोर्सेज इसमें समझ रहे हैं, जब की घटना है उस टाइम का आंखों देखा जो विवरण लोग देते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, कह रहे हैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक, दूसरा किसी ऐतिहासिक घटना पर बनी फिल्म, अशोक के अभिलेख। तो प्राइमरी में आप देखिए अशोक के अभिलेख, क्यों? क्योंकि अशोक जब थे तब उन्होंने अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, उनके दरबारियों के द्वारा उसमें लिखे गए हैं उनकी प्रशंसा, तो ये माने जाएंगे भैया ये प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है उस व्यक्ति के जीवन काल में ही ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का क्या लाभ है? हम सब जानते हैं कि ये विद्यार्थियों को शर्मीले होने का अवसर देता है क्या? नहीं, कह रहे हैं ये शर्मीले विद्यार्थियों को बोलने का अवसर देता है। केवल होशियार बच्चों के लिए है, केवल लगाए हटा दो, समय की बर्बादी नहीं है, इससे शिक्षक को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी नहीं होगा। तो जो होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही यानी अंतः केंद्रित होते हैं, उनको भी बोलने का अवसर देता है। आप देखिए, आपसे भले ही बच्चे बोलने में डर रहे हो लेकिन उनका भी कोई ना कोई पीयर ग्रुप होता है जिसमें वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि जेंडर एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? क्या ये बायोलॉजिकली है या फिर शारीरिक है, सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है? बताइए। तो आप ध्यान रखना कि जेंडर जो है ना, ये एक सामाजिक अवधारणा है। वहीं अगर आपसे सेक्स की बात की जाए तो वो एक बायोलॉजिकल अवधारणा हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि जेंडर जो है वो सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, आगे देखिए। तो आप ध्यान रखिएगा, सेक्स यानी कि लिंग ये जैविक होता है, नर मादा, जबकि जो जेंडर है ना वो समाज के द्वारा तय की गई भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में बात करता है। जैसे औरतें ये काम करेंगी, मर्द वो काम करेंगे, इस तरह की चीजें। ठीक है, आगे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समाचार पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? दिख ही रहा है, वर्तमान घटनाओं को पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में जोड़ने के लिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाना चाहते हैं, यानी आपदा प्रबंधन पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी बताना है। केवल व्याख्यान वैसे ही बेकार चीज है, केवल व्याख्यान का कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं मॉक ड्रिल का आयोजन करना, आपदाओं की सूची, क्या सूची बनवा के ऐसा आप क्या कर लेंगे, और पाठ्य पुस्तक पढ़ना, इससे भी कुछ नहीं होगा। बी वाला सही हो जाएगा कि मॉक ड्रिल का आयोजन करना। ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल जैसे भूकंप आने पर मेज के नीचे छिप जाना, इस तरह से जो चीजें हैं वो करके बच्चे जो है सुरक्षा के उपाय व्यवहारिक अभ्यास कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपात स्थिति में ये ज्ञान सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे आपने बच्चों को करके पहले ही सिखा दिया, एक सपोज दैट बेटा अगर भूकंप जैसी सिचुएशन आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको कैसे मेज के नीचे छिप जाना है। तो अगर सपोज दैट कभी इस तरह की सिचुएशन आई तो बच्चे तुरंत वही चीज कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ना क्या वो लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज है। यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है सर्वेक्षण यानी सर्वे विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान में किस लिए किया जाता है? तो हम सब जानते हैं भैया कि समुदाय के साथ इंटरेक्शन करने और वास्तविक स्थितियों को समझने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में किस भावना का विकास करना होना चाहिए? तो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय समझ, या फिर केवल, अब देखिए केवल लग गया है तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या, इस तरह की भावना बच्चों में डेवलप करनी ही नहीं है। केवल परीक्षा पास करने की इच्छा, ये भी बेकार है। ए वाला हो जाएगा कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। ठीक है, 21 देखिए, और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बताइए। कह रहे हैं कि छात्र मतलब पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाँ हाँ मैम यही होगा, क्यों? क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। हमारा सीटेट के लिए एसएसटी का सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, समझ की मतलब कि समझ का समस्या है, समझ नहीं आ रही आप लोगों को। फिर कह रहे हैं छात्रों को अनुशासन में रखना, ये नहीं। हाँ, विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों को निष्पक्ष रूप से पढ़ाना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। ये सिचुएशन मैंने भी देखी है। लोग पता नहीं कौन से एंगल से चीज़ों को देख लेते हैं और फिर आके अजीब सा कमेंट करके जाते हैं कि अरे आपको ये चीज़ नहीं दिखी। अरे भैया बुक में जो दिया है मैं वो आपको बता रही हूँ। आपका ये मतलब कि काम है ना कि आप समझो कि ये चीज़ें गलत हैं कि सही है। कोई भी एजुकेटर हो उसका यही काम है कि देखिए ये सारी चीज़ें बुक्स में हैं। बुक्स वालों ने जो भी मतलब किताबें प्रिंट की गई हैं उन्होंने इस उद्देश्य से आपको ये मतलब चीज़ें प्रोवाइड की हैं। फिर आपका अपना निर्णय है कि आप उसको कैसे देख रहे हो, गलत सही, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और वही काम आपको भी करना है। आप पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को बच्चों के सामने रखो, बच्चों के लिए छोड़ दो। देखो बेटा आप अपने हिसाब से बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम क्या था कि मैं आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों ही रख रहा हूँ। तो सामाजिक विज्ञान में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है और उसको बताना, और ये मतलब कि सोच के बताना कि ना तो सामने वाले को बुरा लगे ना तो दूसरे जो सामने वाले हैं उनको बुरा लगे, बहुत बड़ी चुनौती होती है ये। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिंग लर्निंग में छात्रों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? करेक्ट, बड़ा सा समूह बना दो। अच्छा, छात्रों को अपनी मर्जी से समूह बनाने देना, या फिर छोटे और विषम समूह बनाना और प्रत्येक छात्र को भूमिका सौंपना, ये सबसे बढ़िया माना जाएगा। ठीक है, अपने मनमानी अगर समूह बनाएंगे तब भी कोई खास उसमें मतलब कि आपको लाभ नहीं मिलने वाला। फिर देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को डराना ताकि वे पढ़ें। तो डरा करके ना आप पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है कह रहे हैं कि ये पता लगाना कि छात्र ने क्या सीखा और शिक्षण विधियों में सुधार करना, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लोकल हिस्ट्री पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इसका क्या महत्व होता है? कह रहे हैं ये राष्ट्रीय इतिहास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब बताओ भला इसे कहीं होता है? वैसे भी आपको राष्ट्र के इतिहास और लोकल इतिहास इन दोनों की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि
दोनों से ही नुकसान होना है। छात्रों को उनके अपने परिवेश और अतीत से जोड़ता है। तो हाँ, ये चीज़ सही हो जाएगी। जो लोकल हिस्ट्री है, जब आप उसको पढ़ाते हो तो ये बच्चों को अपने परिवेश से ज़्यादा जोड़ने का काम करता है। बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि एक शिक्षक बाजार विषय पढ़ाते समय छात्रों से कहता है कि अपने घर के बजट का एक चार्ट बनाओ। ये गतिविधि किस कौशल को बढ़ावा देगी? तो क्या इससे उसकी जो आर्ट करने की स्किल है वो डेवलप होगी? नहीं ना, ये आर्थिक समझ और प्रबंधन कौशल को डेवलप करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि क्रिटिकल पैडागोजी का दृढ़ विश्वास क्या है, यानी कि आलोचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्या दृढ़ विश्वास है। कह रहे शिक्षक को हमेशा, अब देखिए हमेशा जैसे जो शब्द है ना, ये क्या है, एक्सट्रीम शब्द है, बच के रहिए इससे। ठीक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षदर्शी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों के द्वारा जो चीज़ें अनुभव की गई हैं, जो चीज़ों को उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो डिबेट किया जाता है, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो बताइए, ताकि बच्चे एक दूसरे से लड़ सकें, झोटी झटोल हो सके। ये नहीं होता ना। फिर ताकि वे तार्किक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करना सीखें और दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करें। तो हाँ, ये चीज़ सही हो जाएगी। मतलब ऐसा ना हो कि सामने वाला अपना तर्क दे रहा है तो उसको दे तमाचे पे तमाचा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दूसरों के भी पक्ष को सुनने के लिए भैया तैयार रहो। ऐसा ना हो कि अपने ही पक्ष को थोप रहे हो, थोपो मत। आगे देखिए। कह रहे हैं कि मानचित्र में रूढ़ी चिन्ह, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है कि मानचित्र में जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। कह रहे हैं ऐसे चिन्ह जिनका उपयोग केवल भारत में होता है। ध्यान रखना, केवल भारत में नहीं, ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी पूरे विश्व में एक ही तरह का चिन्ह यूज होगा। जैसे अगर हम लोग अपने मैप में पानी के लिए ब्लू कलर यूज कर रहे हैं तो आप समझिए कि पूरे विश्व में ब्लू कलर से पानी को ही डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। बी सही हो जाएगा। चलिए फटाक से बताइए, दक्कन के पठार को हम कौन से कलर से डिनोट करेंगे? कई बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे हैं कि ये कोई टीचर हैं जो कि संसद यानी पार्लियामेंट सब्जेक्ट पर पढ़ाना चाह रही हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? पहला देखिए कि संसद की कार्यवाही का वीडियो दिखाना या मॉक पार्लियामेंट आयोजित करना। तो मॉक पार्लियामेंट, इट मीन्स अपने ही रूम को एक तरह से पार्लियामेंट बना देना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चित्र वगैरह दिखा करके या कुछ याद करा करके आप इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाओगे बच्चों को। ये सही है। फिर देखिए, शतक लग रहा है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतर विषय उपागम, इसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। कह रहे हैं केवल, अब देखिए केवल लग गया है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। विभिन्न विषयों, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके बीच संबंध स्थापित करके पढ़ाना, ये ठीक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। हम लोग क्या काम करते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, नागरिक शास्त्र अलग है। जब लेकिन और यही कारण है ना कि आप लोगों को फिर अच्छे से सब्जेक्ट समझ नहीं आते। दरअसल इन तीनों को एक दूसरे से ना को रिलेट करके पढ़ना होता है। जब आप तीनों को एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ोगे ना, तब आपको एसएसटी की अच्छी समझ डेवलप होगी। क्योंकि आप देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो और आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर आप पॉलिटी को समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इतिहास में अगर आपने पढ़ा ही नहीं कि हमारे यहाँ कैसे व्यापारिक कंपनियां आई और कैसे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उस समय की क्या सिचुएशंस थी, किस सिचुएशन की वजह से हमारे यहाँ संविधान बनने की जो है नौबत आई, तो फिर आपको संविधान नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उसके पीछे का कारण अगर आप नहीं जानते हो तो उस चीज़ की महत्वता, मतलब उस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से ना आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन सबको ना मिक्स करके मतलब एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ना होता है। यही तो कारण है ना कि एसएसटी एक सब्जेक्ट बनाया गया, वरना फिर यहाँ पे होता है इतिहास अलग पढ़ो, भूगोल अलग, इस तरह से। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं, और हाँ शतक लग चुका है। बताइए फटाफट कितने क्वेश्चन सही किए और हाइप कर दीजिए। अगर अभी तक हाइप नहीं किया है तो जो लोग चले गए हैं उनके लिए तो टाटा बाय बाय। जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं हमारे, जिनको हमारा कंटेंट पसंद आता है, जिनको हमारा ये मतलब देसी अंदाज पसंद आता है कुल मिला करके, वो लोग कमेंट करके बताएं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मेरे साथ इसी वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको हमारा ये देसी पढ़ाने का तरीका मजा देता है। चलिए आगे देखिए। नंबर 111 देखिए, क्या कहा जा रहा है। 111 पे आ गए हम लोग, हमको तो लगा था शतक लगा है। 100 से 111 कैसे आ गया? 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। जाने दीजिए, अगली वाली वीडियो में इसको सम्मिलित कर लेंगे। 10 क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता यानी इक्वालिटी पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपको बताना है।
कह रहे हैं अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, या फिर सभी का सम्मान करने के लिए या सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, या संविधान में प्रतिस्थापित जो मूल्य हैं उनको समझाना। तो जाहिर सी बात है सारे के सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन जो छूट गए ना, एक पार्ट अभी और आएगा, उसमें हम उसको सम्मिलित कर लेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। कहा जा रहा है कक्षा में लैंगिक भूमिकाओं यानी जेंडर रोल्स पर चर्चा करते समय शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये बताना कि महिलाएं घर के लिए बनी। अब वैसे ही ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो गया, ये तो वैसे भी नहीं करना आपको। कह रहे हैं कि ये कहना कि लड़के रोते नहीं, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही है। लड़के क्यों नहीं रोते भाई, जब दर्द होगा तो रोएंगे ही। मैं अपने वीडियोज में अक्सर एक बात कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि ये जो कहा जाता है ना, आपने एक कथन सुना होगा कि लड़कियां पैदा नहीं होती, लड़कियां बनाई जाती हैं। लेकिन मैं क्या मानती हूँ कि लड़कियां ही नहीं, लड़के भी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखिए ये जो लड़के रोते नहीं हैं, ये ऐसा थोड़ी ना है कि जब लड़का पैदा होता है तभी से उसको पता होता है कि अरे लड़के रोते नहीं। नहीं, आप देखिए जैसे बच्चा गिरा, गिरते ही तुरंत लड़की है का रोवत है, रो भैया लड़की रोवत हिन, तोहका ना रोवे चाहिए। तो ये जो तोहका ना रोवे चाहिए वाली चीज़ है ना, स्टार्टिंग में जब एकदम छोटा है तब तक तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जितनी बार गिरेगा आप उसको रोएगा, यही बताओगे भैया रोवा नहीं जाते, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये सब चीज़ें ना आप उसको ज़बरदस्ती सिखा रहे हो, सिखा सिखा के उसको लड़का बना रहे हो। बाकी जब वो पैदा हुआ था ना, तब वो गिरता था तो वैसे ही रोता था जैसे लड़कियां रोती हैं। तो ये जो बात है ना कि लड़कियां पैदा नहीं होती, लड़कियां बनाई जाती हैं, ये चीज़ें ना केवल लड़कियों पे ही बल्कि लड़कों पर भी लागू होती हैं कि लड़के भी पैदा नहीं होते, लड़के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 113 कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। छात्रों को ग्रेड देना, तो भैया ये सब कोई मतलब की बात नहीं है। कितना रटा है, ये भी कोई मतलब की बात नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, ये सबसे बेहतरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक वन यानी फॉरेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ाते समय छात्रों को वनों के प्रकार पर एक प्रोजेक्ट बनाने को कहता है। ये गतिविधि क्या करेगी? क्या छात्रों को व्यस्त रखेगी? कि मतलब बहुत परेशान करते हैं बच्चे हमको, चलो इनको व्यस्त रहने के लिए कुछ काम को दे देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। छात्रों में ना क्लासिफिकेशन और सृजनात्मक कौशल डेवलप करेगी, इसी वजह से बच्चों को इस तरह के काम दिए जाते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, पर बच्चे करते नहीं हैं, बच्चे तो घर वालों से जाके कहते हैं मम्मी प्लीज़ कर दो ना मम्मी कहती है स्कूल वाले और इनके कोनो काम नहीं रहा, रात दिन ही सब काम दे रहा थी चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया यानी क्लासरूम प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपको ये बताना है। टीचर केंद्रित, जहाँ केवल शिक्षक बोले। आपको पता ही है कि भैया ये एक समय था जब टीचर केंद्रित हुआ करता था, जहाँ पे केवल और केवल टीचर ही ब्रह्मा रहते थे, हम ब्रह्मास्मि करते रहते थे कि हम मेरा वचन ही है शासन, वो समय गया। अब छात्र केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, तो केंद्र में कौन होता है? छात्र होता है। तो भैया शिक्षक केंद्रित ये गुजरे जमाने की बात है। विद्यार्थी केंद्रित यानी कि लर्नर सेंट्रिक, जहाँ छात्रों को सक्रिय भागीदारी रहे, तो हाँ भैया यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। और ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन ये आपकी घनघोर जिम्मेदारी है भैया, खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए, विविधता यानी डाइवर्सिटी के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। कह रहे हैं केवल एक ही संस्कृति के बारे में पढ़ाना। तो जब आप केवल एक ही संस्कृति के बारे में पढ़ाओगे तो बच्चों के भीतर केवल उसी एक संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना डेवलप होगी। ठीक है, विविधता फिर रहा ही नहीं, विविधता में तो कई सारी संस्कृतियाँ आनी चाहिए ना। कह रहे हैं छात्रों को अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा करने का अवसर देना। तो हाँ, बच्चों को लगेगा कि अरे यार देखो हमारे भी कल्चर का यहाँ सम्मान है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल है? कह रहे हैं बिना सोचे समझे जानकारी स्वीकार करना। ऐसी बात नहीं है भाई, जो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा ना वो बिना सोचे समझे कुछ भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लात खाएगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर हमको लगता है कि वो रॉन्ग है तो हम क्या कहेंगे, ठीक नहीं है, इसके पीछे का ये लॉजिक लगता है। तो मम्मी क्या कहेंगे, अच्छा तो का हम पैदा करें तो हम का हमार बात न मनबू, ले तमाचा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए बिना सोचे समझे किसी भी जानकारी को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग करेगा बच्चा तो। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहे हैं बायस यानी कि पूर्वाग्रहों को पहचानना, तर्कों का मूल्यांकन करना और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो हाँ भैया, आलोचनात्मक चिंतन में ना ये सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी पता है हम लोगों के यहाँ ना लाइट का बड़ा इशू चल रहा है। जब से माघ मेला स्टार्ट हुआ है, दिन में भी लाइट कभी कभी पूरा दिन नहीं देती है। सुबह 6 बजे कटेगी तो शाम को 6 बजे आएगी, या 7 बजे, या किसी किसी दिन तो 9 बजे आती है।
तो दीपक जलाने वाली चीज़ है। वैसे तो नॉर्मली डेली जलता है, लेकिन क्या होता है ना कि दीपक वैसे जला दो ताकि प्रकाश रहे। तो ऐसा एक मान्यता है कि अगर दीपक जल रहा है तो उसको हाथ से नहीं बुझाया जाता। तो हम हाथ से बुझा रहे थे, मम्मी कह रही अरे हाथ से बुझा दिया। फिर हम कहे अच्छा ठीक है, इसने फूंक मार के बुझा दिया। अरे हम कहे बुझाऊँ तो कैसे बुझाऊँ, ना तो हाथ से बुझाऊँ ना तो फूंक मार के बुझाऊँ, कैसे बुझाऊँ दीपक। ये सब क्या है भैया, ये सब ना मतलब कि पूर्वाग्रह है। मम्मी पापा को ये लगता है कि लोग ऐसा कहते हैं हाथ से अगर आप दीपक बुझा रहे हो मतलब आप अग्निदेव को तमाचा मार रहे हो। आप बताओ भला, हमारे जैसे तुच्छ प्राणी, इनकी औकात है अग्निदेव को तमाचा मारने की। तो जब मतलब आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई की है तो आप क्या कहोगे, तर्क दोगे कि मम्मी ऐसा नहीं होता है। तो मम्मी क्या कहेंगे, अच्छा हमारी बात नहीं मानेगी, ले तमाचा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि आप बताओ कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कथा साहित्य यानी नैरेटिव्स का उपयोग उपयोगी होता है क्योंकि, बताइए। ये बच्चों का मनोरंजन करता है, बताइए क्या केवल उनको बच्चों का मनोरंजन करवाना है? आप क्या जोकर हो? मजाक करते रहोगे हमेशा? नहीं ना। फिर देखिए, ये विषय वस्तु को रोचक और जीवंत बनाता है जिससे छात्र उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। ये बढ़िया बात है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो यानी आकलन का एक बेहतर तरीका है, बताइए क्यों। ये जो पोर्टफोलियो है ये असेसमेंट का एक बेहतर तरीका माना जाता है, क्यों? पहला देखिए, शिक्षक का काम बढ़ाता है। ऐसा नहीं है, शिक्षक का काम हम नहीं बढ़ाता है। कह रहे हैं बच्चों की क्रमिक प्रगति यानी कि प्रोग्रेस ओवर टाइम का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है। तो ये बात सही हो जाएगी। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कक्षा को शांत रखता है। जब प्रश्न पूछोगे तो शांत कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो चिल्लापन होगा। कह रहे हैं कि ये छात्रों को जिज्ञासा मतलब छात्रों के भीतर जिज्ञासा जगाता है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये बात सही है। अब ये बात अलग है कि छात्र सोचते रहते हैं भगवान सर जी एक को क्वेश्चन ना पूछे, मैम जी एक को क्वेश्चन ना पूछे, बस बता ही दें, मजा लगाने चली जाए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक यानी कि संसद यानी पार्लियामेंट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चर्चा कर रहा है, उसे किस बात पर जोर देना चाहिए। ये बताना कि महिलाएं कमजोर होती हैं, भैया सरासर गलत है। हाँ, इस तरह की बातें नहीं करनी है। कह रहे हैं इस बात पे चर्चा करना कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। तो हाँ, ये बात सही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 122, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को अक्षर डॉक्टर बनाना नहीं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन और कोई भी पेशा अपनाने से पहले आप बेहतर इंसान बनिए। ठीक है, अगर आप बेहतर इंसान नहीं हैं तो आप कितने भी बेहतर बनने की मतलब कोशिश कीजिए कि आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन वकील बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन कुछ बन जाएंगे, नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे पहले ना बेहतर इंसान बनिए। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि छात्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समझ जो है वो डेवलप करना। तो हाँ, ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन बी। फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो रचनात्मकता है इसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, रट कर। तो बच्चे रट कर नहीं सीखते हैं। ठीक है, वो तो रट कर तो मतलब वैसे ही रट लिए हैं, बार बार बोल रहे हैं तो रटा जाता है, तो वो से सीखते नहीं है। निष्क्रिय रूप से सुनकर भी बच्चे नहीं सीखेंगे। मतलब आप बोले जा रहे हो, सोच रहे हो कि बच्चे सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं। हाँ, अब जैसे आप सोच रहे होगे आप भी तो बस बोल ही रही हैं। अरे भैया, आप लोग छोटे बेबी थोड़ी ना हो, आप लोग तो छोटे बेबी के, हो सकता है बहुत सारे लोग छोटे बेबी के पापा मम्मी भी हों और बहुत सारे लोग टीचर वगैरह भी होंगे, हो सकता है कि स्कूल वगैरह में प्राइवेट पढ़ाते हों। तो आप लोग छोटे बेबी नहीं है। ये जो बातें हो रही है ना वो छोटे बच्चों के लिए हो रही है। तो हम मतलब इस तरह से कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते एज अ टीचर। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करके। तो हाँ, ये सही हो जाएगा। जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, अपने आप को एज अ टीचर फील कीजिए कि आप एक टीचर है। ठीक है, टीचर के जैसे आप फील कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने आपकी उम्र के बच्चे हैं, कुछ भी बोल दो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक आपदा प्रबंधन पढ़ाते समय भूकंप यानी अर्थक्वेक आने पर क्या करना चाहिए इसका प्रदर्शन करता है। ये विधि क्यों अच्छी है? बच्चों का मनोरंजन कराने के लिए नहीं, मनोरंजन कराना ही नहीं, ये बच्चों के व्यवहारिक कौशल जो है वो सिखाने का काम करती है, जो कि आपात स्थिति में उनकी जान बचा सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए, कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में क्या आवश्यक है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, डर का माहौल वैसे बेकार है, केवल सही उत्तर की अपेक्षा ये भी नहीं होगा, बिना सवाल किए शिक्षक की बात मानना ये भी बेकार चीज़ है। तो भैया प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों को। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है। कक्षा की सफाई के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है।
समसामयिक मुद्दों को पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए। और आप देखिए ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके जनक कौन माने जाते हैं। तो आप देखिए कि इतने क्वेश्चन, यानी 127 क्वेश्चन, वैसे 10 क्वेश्चन गायब हैं, टोटल 117 क्वेश्चन समझिए कि हम लोग किए, उसमें एक क्वेश्चन आया है जो एकदम फैक्चुअल टाइप का है, वरना सारे के सारे कैसे आए हैं, कंसेप्चुअल, ठीक है, आपकी जो बेसिक समझ है उससे बने हुए हैं। तो जो परियोजना विधि है इसके जनक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। बताइए, क्या ये जॉन डेवी हैं? कह रहे हैं कि जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक, या फिर पियाजे, या वाइगोत्स्की, या स्किनर। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सा काहे लिए देते हैं, इसका मतलब ही यही है, किलपैट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक विविधता पढ़ाते समय अपनी कक्षा के बच्चों से उनकी मातृभाषा में गाना गाने को कहता है, ये गतिविधि क्या दर्शाती है। तो ये हो जाएगा भैया, बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में यूज करना। चलिए आगे देखिए, असेसमेंट से क्वेश्चन बनाए कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो छात्रों की समझ और अवधारणात्मक स्पष्टता की जांच करना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार ये भी पूछा जा चुका है। फिर देखिए, कोऑपरेटिंग लर्निंग, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो भैया सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की। आप देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा शब्दावलियाँ चेंज की गई हैं। तो आप इसी वजह से तो कहा जाता है ना कि आप प्रीवियस और क्वेश्चंस को देख कर जाइए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और उसी से मिलते जुलते कुछ अन्य क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। चलिए आगे देखिए, और हाँ इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि पीडीएफ मिल जाएगी, व्याख्या एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ज्योग्राफी की पीडीएफ अभी आज भेज दी जाएगी। थोड़ा हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से ज्योग्राफी की पीडीएफ नहीं जा पा रही है। हम प्रयास में लगे हुए हैं, हमारा पूरा प्रयास है जल्दी से जल्दी भेज दें, पर क्या करें, नेटवर्क का इशू है, ठीक है। और ये क्लास भी तो रेडी करनी थी, इस वजह से थोड़ा परेशान हो गए हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, हाँ बिल्कुल। सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी होना चाहिए। संविधान में प्रतिस्थापित जो मूल्य हैं उनको समझना, ये भी होना चाहिए, अर्थात ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि जेंडर रोल्स पर चर्चा करते समय शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कक्षा में, ठीक है। लैंगिक भूमिकाओं की चर्चा करते समय कह रहे हैं कि महिलाएं घर के लिए बनी हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, इस तरह की बात आपको नहीं करनी है भूल के भी। लड़के रोते नहीं हैं, ये भी नहीं करना है। सी वाला हो जाएगा कि सामाजिक रूढ़ियों यानी स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देना और ये दर्शाना कि जेंडर भूमिकाएं लचीली हो सकती हैं, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया गया है, और इसका इसी तरह से क्वेश्चन बनता है खूब। फिर देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। छात्रों को ग्रेड देना नहीं, रटना कितना, ये भी नहीं। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से मैंने स्पीड ठीक ठाक रखी हुई है आज। करें कि एक शिक्षक वन यानी फॉरेस्ट विषय पढ़ाते समय छात्रों को वनों के प्रकार पर एक प्रोजेक्ट बनाने को कहता है, ये गतिविधि क्या होगा। तो बच्चों में क्लासिफिकेशन और सृजनात्मक कौशल डेवलप करेगा। ध्यान रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए, ये मत समझिएगा कि मैंने रिपीट किए हैं, मैंने नहीं रिपीट किए हुए हैं, एग्जाम में ही इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जैसे 2011 में भी पूछा गया, 2012 में पूछ लिया गया, फिर 2013 में भी पूछ लिया गया, फिर 2019 में पूछ लिया गया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया यानी कि क्लासरूम प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। क्या ये शिक्षक केंद्रित? नहीं, ये विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं विविधता के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो छात्रों को अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। तो ये हो जाएगा पूर्वाग्रहों को पहचानना, तर्कों का मूल्यांकन करना और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। खूब रिपीट हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो नैरेटिव्स हैं कक्षा शिक्षा मतलब कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कथा साहित्य यानी नैरेटिव्स का उपयोग क्यों करना चाहिए, ये आप बताओ। तो भाई ये विषय वस्तु को रोचक और जीवंत बनाता है, जिससे छात्र उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। चलिए आगे देखिए, पोर्टफोलियो आकलन का एक बेहतरीन तरीका है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे की क्रमिक प्रगति को क्या करता है, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है। और आप लोग अगर कहिएगा ना तो फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हें हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि एज इट इज़ क्वेश्चन हैं, तो भाई एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जैसे जैसे रिपीट हुआ है वैसे वैसे मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं मैम एक क्वेश्चन को केवल एक ही बार करवाया जाए, भले वो कितनी बार रिपीट हुआ हो, तो फिर हम उसको नहीं मतलब कि बार बार रिपीट करेंगे ना। चलिए आगे देखिए, मैं तो इस वजह से कर रही हूँ ना कि आप देखो कैसे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो क्वेश्चनिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम सब जानते हैं कि ये छात्रों की जिज्ञासा को जगाता है, उन्हें सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। चलिए आगे देखिए,
यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मूर्त से अमूर्त यानी कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? पहला देखिए कठिन चीज़ें पहले पढ़ना, ध्यान से देखिए। मूर्त से अमूर्त सीडीपी में भी क्वेश्चन बन जाता है ये। तो कठिन चीज़ों को पहले नहीं पढ़ना है भैया, आसान से कठिन की ओर जाना है, ठीक है। कह रहे हैं पहले उन चीज़ों को पढ़ना जिन्हें बच्चे देख और छू सकते हैं, फिर विचारों और सिद्धांतों, कुल मिलाकर के पहले मूर्त चीज़ों को बताइए, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ों को बताइए। इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो कि किसका है, ब्लूम का है। वहाँ क्वेश्चन बना हुआ है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा सृजन करना यानी कि क्रिएशन या सिंथेसिस, निर्माण करना, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक भर में आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ ली होगी, क्योंकि ये सीडीपी का सेक्शन का है, ठीक है। सीडीपी में ये पढ़ते हैं लोग। आगे देखिए कह रहे हैं कि सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में समूह का आकार कैसा होना चाहिए? क्या बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, छोटा और विषम, या फिर बड़ा और विषम? तो हम सबको पता है भैया छोटा होना चाहिए और विषम होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4-5 छात्र और विषम अलग अलग क्षमता वाले, ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक में कर दिए भैया 4-5 कमज़ोर बच्चे एक साथ। अरे जब 4-5 कमजोरी हैं तो वो सीखेंगे क्या फिर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कमज़ोर और मजबूत इनका मिश्रण होना चाहिए, तेज और कमज़ोर का। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका संसाधन विषय पढ़ा रही हैं, वो छात्रों से कहती हैं उन संसाधनों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर में उपयोग होते हैं। ये गतिविधि क्या दर्शाती है? तो ये होमवर्क दे रही है क्या, या फिर टाइम अपना गुजार रही हैं, चल यार इसी बहाने टाइम कट जाएगा, या फिर रटने पर जोर दे रही? इसमें क्या रटने वाली बात ही नहीं है कुछ। तो भैया ये अधिगम को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। फिर देखिए बस खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में नैदानिक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या किया जाना चाहिए? क्या छात्रों को डांटना है? जैसे कि आप लोग करेंगे आगे बल के टीचर बनेंगे। अगर किसी ने मतलब ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया एग्जाम में तो उसको तमाचा भी मार देंगे, हैं टेस्ट इतना पढ़ाया लिखा सब डांट हो गया, टेस्ट में तुम्हारा 0 बेटा लड्डू नंबर आ रहा है। तो ऐसा मत करिएगा, ये सब नहीं करना है। कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण, माता पिता से शिकायत, या फिर छात्रों को कक्षा से निकाल देना। तो अभी इस तरह की भी चीज़ें आ गई हैं कि आप मार भी नहीं सकते, वरना फिर टीचर हो सकता, मतलब टीचर के ऊपर केस किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे छोड़ो मैं नहीं मार सकता, इसके माता पिता से इसको पिटवाता हूँ, तो रिपोर्ट दे देंगे, ले जाओ भैया देखो तुम्हारा बच्चा इसे काम कर रहा है। तो ये सब मत करिए। उपचारात्मक शिक्षण जो है ये बेहतरीन माना जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, बताइए। क्या ये सत्तावादी होंगे, मतलब मेरा वचन ही है शासन? नहीं, सुगम करता हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गार्डन में माली का जो काम होता है वैसे ही क्लासरूम में टीचर का काम होना चाहिए। बस देखभाल करो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बच्चों को गाइड कर दो, बस और ज़्यादा कुछ नहीं, उन्हें करके सीखने दो। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि कोई छात्र गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके मन में तो आ गया, बस फटाक से उसको डांटेंगे, इतना पढ़ाया लिखाया क्या पढ़ता है, दिमाग में गुड़ गोबर भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा। अनदेखा भी नहीं करना है, सही उत्तर बता के आगे भी नहीं बढ़ना है। क्या करिएगा आप? उनकी सोच की प्रक्रिया को समझने के लिए क्या करेंगे? उनसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जाहिर सी बात है भैया, करके सीखना, ठीक है। ऑप्शन ए वाला, लर्निंग बाय डूइंग। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है ये, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्य स्पष्टीकरण यानी वैल्यू क्लैरिफिकेशन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? कह रहे छात्रों को नैतिक मूल्य, अब देखिए रटाने वाली जो बात होती है वो, इसका तो कहानी खत्म है, ठीक है। छात्रों को अपने स्वयं के स्कूलों और विश्वासों को पहचानने और उन पर विचार करने में मदद करने के लिए, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 150 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपने कुछ अच्छी बातें समझी होंगी, थोड़ा एंजॉय भी किया होगा हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ना केवल सीटेट, जो लोग यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी टेट में हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। तो उसमें हम लोग ना पेपर 2 का पूरा एकदम मतलब जोर शोर से तैयारी करेंगे, लैंग्वेज के साथ हिंदी इंग्लिश भी लेंगे, साथ में एसएसटी भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं यूपी टेट की, तो आज ही से जुड़ जाइए हमारे साथ। इसी डेट के बाद हम लोग फिर यूपी टेट में ही टूट पड़ेंगे, ठीक है। जुलाई में उसका पेपर होना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी का थैंक्स। अपना विश्वास ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।